एल्वियोलाई क्या है? जो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। एल्वियोलाई मतलब मल्टीपल एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलस मतलब एक एल्वियोलस। एल्वियोलस सिंगल है और एल्वियोलाई काफी सारे होते हैं लंग्स के अंदर। जैसे इस तरह से ब्रांचेस में कुछ इस तरह से फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, तो इस तरह से कुछ बने होते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई काफी सारे होते हैं। एल्वियोलस मतलब एक। एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की फंक्शनल यूनिट है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। 300 मिलियन ऑफ एल्वियोलाई इन टू लंग्स, मतलब बोथ द लंग्स। दो लंग्स होते हैं हमारे, राइट लंग और लेफ्ट लंग। दोनों लंग्स के मिलाकर टोटल 300 मिलियन एल्वियोलाई हमारे पास होते हैं। दोनों लंग्स, जो राइट लंग है और लेफ्ट लंग है, दोनों लंग्स के एल्वियोलाई मिलाकर होते हैं टोटल अप्रॉक्स 300 मिलियन एल्वियोलाई, दोनों लंग्स के मिलाकर। 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर्स। अगर ये जो 300 मिलियन एल्वियोलाई हैं इन्हें बिखेर दिया जाए, मतलब एक जगह पे सरफेस पे बिखेर दिया जाए सारी 300 मिलियन एल्वियोलाई को, तो 80 मीटर स्क्वायर एरिया जो है सरफेस कवर कर लेंगे ये, जो कि एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर्स इफ वी स्प्लिट द एल्वियोलाई। टेनिस कोर्ट मतलब कि अगर हम ये जो 300 मिलियन एल्वियोलाई हैं उनको अगर बिखेर दिया जाए सरफेस पे, तो ये लगभग 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेंगे, जो कि एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। अब एटिलेक्टेसिस क्या होता है? एटिलेक्टेसिस एक कंडीशन होती है जिसमें कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई ड्यू टू इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट। इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट होने के कारण एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाती हैं। ये वो कंडीशन है, एल्वियोलाई चिपक जाती हैं आपस में, कोलैप्स हो जाती हैं। तो एल्वियोलाई क्या है कि एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की फंक्शनल यूनिट है एल्वियोलाई। राइट और लेफ्ट लंग दोनों लंग्स की मिलाकर टोटल 300 मिलियन एल्वियोलाई होती हैं। और ये 300 मिलियन एल्वियोलाई को अगर सरफेस पे बिखेर दिया जाए जमीन पर, तो जमीन पर अगर हम बिखेर देंगे तो लगभग 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेंगे। इतना एरिया ये कवर करेंगी एल्वियोलाई, जो कि एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। एटिलेक्टेसिस एक कंडीशन होती है जिसमें कोलैप्स हो जाते हैं एल्वियोलाई इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट के कारण। अब क्या होता है कि एक और यहाँ पर होता है स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है? जैसे कि हमने पढ़ा कि जो हम सांस लेते हैं, मतलब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में जाएगी, एल्वियोलाई से कैपिलरीज में ब्लड वेसल्स से जाएगी, ब्लड वेसल्स में जाएगी। मतलब जैसे कि हमने इंस्पिरेशन किया, इंस्पायर किया, मतलब हमने ये जो एनवायरमेंट है इससे ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो एल्वियोलाई में पहुंचेगी, लंग्स के बाद लास्ट में एल्वियोलाई से फिर ब्लड वेसल्स में, कैपिलरी में चली जाएगी ऑक्सीजन। अब जो CO2 है जो हमारी बॉडी में है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर आना होगा तो वो क्या होगा? वो जो है पहले किस में आएगी? हमारे एल्वियोलाई में आएगी, फिर बाहर आ जाएगी। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है? जैसे कि हम देखते हैं वैसे तो 300 मिलियन एल्वियोलाई सारी सेम फंक्शन करती हैं, लेकिन हम एक एल्वियोलाई का देखते हैं। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होता है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जैसे कि जब हमने सांस ली, मतलब हमने ऑक्सीजन ली, तो वो ऑक्सीजन नॉस्ट्रल्स में, लंग्स में जाके सबसे लास्ट में पहुंच जाएगी एक इस तरह के, इसमें एल्वियोलाई में पहुंच जाएगी लास्ट में ऑक्सीजन। तो जब ये ऑक्सीजन हमने जो इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लिया, ये हमारे नोज में गई, नॉस्ट्रल्स में, ट्रैकिया में गई, फिर ब्रोंकस में गई, फिर ब्रांचेस में डिवाइड होते 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 लास्ट में इस एल्वियोलाई में गई। तो ये जब जाती है तो इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है उसको क्रॉस करना पड़ता है। और उसी तरह से जब CO2 बाहर आएगी बॉडी से बाहर, उसी रूट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, तो उसको भी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि अगर एक ये स्ट्रक्चर कोई है और अगर कोई एक ये स्ट्रक्चर है और ये अगर कोई मटेरियल यहाँ से यहाँ जाना चाहता है और यहाँ का मटेरियल यहाँ आना चाहता है, तो उसको ये बीच का जो रूट है, जो भी चीजें यहाँ पे रास्ते में आएंगी, उसको क्रॉस तो करना पड़ेगा। तो जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर फेंकते हैं, तो उसके बीच में एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पड़ती है, मतलब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है, उसको ही क्रॉस करके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या होता है
कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो अपने नॉस्ट्रल्स से लेते हैं, नोज से। नॉस्ट्रल्स से जो ऑक्सीजन है वो पहले नॉस्ट्रल्स में जाएगी, फिर ट्रैकिया में जाएगी, फिर दोनों ब्रोंकस में डिवाइड होकर जाएगी, लंग्स में जो एल्वियोलाई है वहां तक चली जाएगी। तो जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई में जाएगी, फिर वो कैपिलरीज में जाएगी। मतलब कि हम ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इससे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो लास्ट में एल्वियोलाई तक चली जाती है, फिर एल्वियोलाई से वो ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज में चली जाती है ऑक्सीजन। इसी तरह से जैसे हमने ऑक्सीजन ली वो चली गई, उसी तरह से हम CO2 बॉडी से बाहर इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। जैसे कि हमने ऑक्सीजन ली और CO2, अब CO2 जब बाहर आएगी तो उसी रूट से CO2 बाहर आएगी कि पहले जैसे कि एल्वियोलाई है, ब्रोंकस है, ट्रैकिया है, नॉस्ट्रल्स है, तो इस तरह से उसी रूट से उल्टा वो वापस आएगी। जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो वो जाएगी हमारे एल्वियोलाई तक, उसी रूट से जो है वो CO2 बाहर आएगी। तो क्या होता है कि अगर एक जगह से एक किसी चीज को इसको यहाँ से यहाँ आना है या इस चीज को यहाँ से यहाँ आना है, तो बीच में जो भी रास्ते होंगे, जो चीजें होंगी, उनको क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ से इधर आए चाहे इधर से इधर आए। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है, ये लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो बीच वाले चीजें हैं कि जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को इधर तक जाना है और CO2 को इधर तक आना है। मतलब जो ऑक्सीजन है उसको इस एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर जाना है, और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अपनी बॉडी से इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आना है। तो बीच की ये जो चीजें रास्ते में पड़ेंगी उनको कहेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो क्या हुआ, जैसे कि ऑक्सीजन है तो अब ऑक्सीजन यहाँ से हमारे नोस्ट्रल से, नोज से ऑक्सीजन आई, ट्रैकिया में चली गई, और ट्रैकिया से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से लंग्स में, फिर एल्वियोलाई तक चली गई। तो 300 मिलियन ये सेम फंक्शन करती हैं एल्वियोलाई, जिसमें से 300 एल्वियोलाई सारी सेम फंक्शन करती है, जिसमें से हम एक एल्वियोलाई का फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो अब जैसे ऑक्सीजन है वो नोज में गई, नॉस्ट्रल्स के बाद ट्रैकिया, ब्रोंकस डिवाइड होकर सारी ब्रांचेस में, उसके बाद एल्वियोलाई तक गई। तो हम एक एल्वियोलाई का देख रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं ये ऑक्सीजन आई इस एल्वियोलाई में, अब ये आई, अब ये एल्वियोलाई से ये तो एल्वियोलस, मतलब ये एक एल्वियोलस बना हुआ है। एल्वियोलाई का जो होता है वही एक सिंगल को हम एल्वियोलस कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ गई एल्वियोलाई तक। अब ये क्या बना हुआ है, ये जो रेड कलर का बना है, ये ब्लैक तो एल्वियोलाई बनाया हुआ है हमने, ये जो रेड बना है ये है कैपिलरी, ये कैपिलरी बनी हुई है। तो अब कैपिलरी मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उन्हीं में ही तो ऑक्सीजन जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है ये पहले हमारी नोज में आया, इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमने ऑक्सीजन लिया, तो वो ऑक्सीजन नोज में आई, नॉस्ट्रिल में, ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकस में, फिर सारी ब्रांचेस में डिवाइड होकर अब चली गई सारी एल्वियोलाई में। तो हम एक एल्वियोलाई का देख रहे हैं कि बाहर से ये ऑक्सीजन आई, अब ये ऑक्सीजन इस कैपिलरी तक जाना चाहती है, तो इस ऑक्सीजन को पहले ये क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो कुछ डिजाइन जैसा बनाया है ये एक्चुअल में है एल्वियोलर इपिथेलियम। ये जो इस तरह से बना हुआ है ये है एल्वियोलर इपिथेलियम। ये जो यहाँ साइड्स में बना है ये इस तरह से जो ये बना है एल्वियोलर इपिथेलियम का मतलब है कि जो ये एल्वियोलस होता है ना, इसकी अंदर खुद की एक कवरिंग होती है, लाइनिंग होती है। ये जैसे कि ये एल्वियोलस है तो इसकी अंदर की खुद की कवरिंग, तो एक लाइनिंग, उसको कहेंगे एल्वियोलर इपिथेलियम। एल्वियोलर मतलब एल्वियोलाई का, एल्वियोलस का, एल्वियोलाई का एपिथेलियम। एल्वियोलर एपिथेलियम को इसने क्रॉस करा, तब ये यहाँ आई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर से आई थी एल्वियोलाई में आके, तो इसने पहले एल्वियोलर एपिथेलियम को, मतलब ये इस चीज को क्रॉस करा। फिर ये खाली जगह पड़ी रास्ते में, इस खाली जगह को भी क्रॉस करा। पहली चीज तो इसने एल्वियोलर एपिथेलियम मतलब एक चीज को क्रॉस करा। दूसरी चीज ये जो बीच में खाली जगह पड़ी इसको क्रॉस करा। दो चीजें हुई, खाली वाली जो जगह है इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। फिर तीसरी चीज, जब ये कैपिलरी में ऑक्सीजन एंटर कर रही है तो इसने एक और चीज को क्रॉस करा कि ये जो कैपिलरी है इसमें भी एक इस तरह से डिजाइन बना हुआ है, जैसे कि इसमें बना हुआ था, किसमें, एल्वियोलाई में, वैसे इसमें भी बना हुआ है। तो क्योंकि जैसे एल्वियोलाई में अंदर एक खुद की अपनी कवरिंग थी जिसका नाम एल्वियोलर एपिथेलियम था, उसी तरह से ये जो कैपिलरी है इसकी भी अपनी एक अंदर कवरिंग है जिसका नाम एंडोथीलियम है। ये लिखा हुआ है एंडोथीलियम है, तो ये एंडोथीलियम ये दोनों तरफ बनी है। कैपिलरी ऐसी सिंपल होती है लेकिन इसमें एंडोथीलियम इधर भी रहता है इधर भी रहता है, दोनों तरफ रहता है। तो अब तीसरी चीज हो गई एंडोथेलियम। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है, हम ये पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो चीजें होती हैं जिन चीजों को बीच में क्रॉस करना पड़े। जैसे कि अब बाहर से ऑक्सीजन आया, ये एल्वियोलस में, एल्वियोलाई में आने के बाद इसने पहले एल्वियोलर एपिथेलियम को क्रॉस करा, पहली चीज, मतलब कि इसने ये इसकी जो कवरिंग थी अंदर की लेयर उसको क्रॉस करा। फिर ये खाली जगह को क्रॉस करा, इंटरस्टिशियल स्पेस,
जब आपको कहते हैं तो दो चीजें हो गई, फिर इसने कैपिलरी के अंदर जाके ऑक्सीजन ने किसको क्रॉस करा, एंडोथीलियम को, मतलब कैपिलरी की ये जो अंदर की कवरिंग थी इसको, तब ऑक्सीजन यहाँ तक पहुंची। तो अब ये तीन चीजों को क्रॉस करा ना, तो ये तीनों ही चीजों को मिला के हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बन गई। ये कैपिलरी है क्योंकि, तो इसमें बीच बीच में आरबीसीज भी होंगी, ये आरबीसी। अब ये ऑक्सीजन आई तीन चीजों को क्रॉस करके, अब मान लो यहाँ से CO2 बाहर जाना चाहती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर फेंकते हैं, तो उल्टा होगा अब के बॉडी से नोज की तरफ जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ से CO2 यहाँ से चलना शुरू हुआ, तो ये तीनों चीजों को CO2 क्रॉस करेगा। पहले एंडोथीलियम को, सीक्वेंस अलग हो जाएगा, मतलब सीक्वेंस अलग, मतलब पहले इसने एल्वियोलर एपिथेलियम को क्रॉस किया था ऑक्सीजन ने, फिर इंटरस्टिशियल स्पेस को, फिर एंडोथीलियम को, ऑक्सीजन तब कैपिलरी तक पहुंची थी। अब अगर यहाँ से CO2 जा रहा है तो क्या होगा, बॉडी से जब CO2 बाहर जाता है तो वेन्स का, तो क्या होता है कि एंडोथीलियम को क्रॉस करेगा ये पहले, फिर इंटरस्टिशियल को क्रॉस करेगा, फिर ये एल्वियोलर एपिथेलियम को क्रॉस करेगा, तब CO2 यहाँ पहुंचेगा। तो मतलब उन्हीं चीजों को उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो तीन चीजें रास्ते में आती हैं, एक तो एल्वियोलर एपिथेलियम, एक इंटरस्टिशियल स्पेस और एंडोथीलियम। ऑक्सीजन जब अंदर आती है तो सबसे पहले पड़ता है एल्वियोलर एपिथेलियम, और फिर दूसरे नंबर पे इंटरस्टिशियल स्पेस, तीसरे नंबर पे एंडोथीलियम। लेकिन जब CO2 बाहर जाती है तो पहले वो क्रॉस करेगी एंडोथीलियम को, फिर इंटरस्टिशियल स्पेस को, फिर एल्वियोलर एपिथेलियम को। तो ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों को मिला के हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, इसकी थिकनेस क्या है, मतलब ये कितनी मोटी होती है, तो थिकनेस इज 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। मतलब ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है, इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई होती है, थिकनेस इज 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो है वो थिकनेस। अब नंबर ऑफ बैरियर्स, ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बैरियर्स इन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, मतलब जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है, जो हमने पढ़ी यहाँ पे, उसमें कितने बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें। तो तीन रुकावटें आई थी ना, ऑक्सीजन को अंदर जाने से और CO2 को बाहर आने से, तीन चीजों को क्रॉस करना पड़ा था ना, जो रुकावटें थी उन्हीं को क्रॉस करना पड़ा था। तो एक तो एल्वियोलर एपिथेलियम थी, एक इंटरस्टिशियल स्पेस था, एक एंडोथीलियम था। तो वही तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, एल्वियोलर एपिथेलियम ये वाला, एंडोथीलियम ये इसका कैपिलरी वाला, इंटरस्टिशियल स्पेस ये जो बीच वाला था। तो वो जो तीन चीजें एल्वियोलर एपिथेलियम, इंटरस्टिशियल स्पेस और एंडोथीलियम को मिला के जिसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कह रहे हैं, वही तो तीनों रुकावटें हैं, मतलब कि वही तीनों बैरियर्स हैं। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट। तो नंबर ऑफ बैरियर्स इन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में तीन बैरियर्स क्या थे, एल्वियोलर एपिथेलियम ये एल्वियोलस का था अंदर की कवरिंग, एंडोथीलियम ये कैपिलरी की कवरिंग थी अंदर की, और इंटरस्टिशियल स्पेस ये एल्वियोलस और कैपिलरी के बीच का जो खाली जगह है स्पेस वो था। तो अब जब ऑक्सीजन जब आता है तब वो तो कैपिलरी में ही आएगा, मतलब क्योंकि ये ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज में रहता है। जो CO2 है वो तो वेन्स से जाता है, जो वेन्यूल्स हैं उससे जाएगा, लेकिन प्रोसेस ये सेम होती है। तो इस तरह से क्या है कि जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स की फंक्शनल यूनिट है एल्वियोलाई। लगभग 300 मिलियन एल्वियोलाई होती है हमारे दोनों लंग्स में मिलाकर, जिनको अगर बिखेरा जाए तो सरफेस पे तो लगभग 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो जाएगा। अगर हम सारी 300 मिलियन एल्वियोलाई पूरी दोनों लंग्स की अगर हम सरफेस पे बिखेर दें, तो जो 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो जाएगा, जो कि एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। एटिलेक्टेसिस एक कंडीशन है जिसमें कम सरफेक्टेंट होने के कारण, मतलब इनसफिशिएंट सरफेक्टेंट होने के कारण एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मतलब ये सारा जो स्ट्रक्चर है जहां से ऑक्सीजन अंदर आती है, जहां से CO2 बाहर जाती है, उसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। और नंबर ऑफ बैरियर्स इन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मतलब इस पूरी जो ये सारा स्ट्रक्चर है, ये सारा मिला के इस सभी को हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कह रहे हैं। अब इस सारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में हमें कितने बैरियर्स मिले, नंबर ऑफ बैरियर्स, तो तीन बैरियर्स थे, एल्वियोलर एपिथेलियम, एल्वियोलस की जो अंदर की कवरिंग थी, इंटरस्टिशियल स्पेस जो बीच का स्पेस था एल्वियोलस और कैपिलरी के बीच का, एंडोथीलियम इस कैपिलरी की जो है अंदर की कवरिंग थी। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में नंबर ऑफ बैरियर्स इन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तो ये तीन होते हैं। तो इस तरह से हो गया एल्वियोलाई और रेस्पिरेटरी